नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कब, क्यों और कहाँ। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 22 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इस नंबर की कार का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 2 साल पहले ही बढ़ते प्रदूषण के कारण 15 वर्ष पुराने वाहनों को बेकार घोषित करने के बाद सड़क से हटा दिया गया था और उन्हें कंडेम करने के बाद उनके रजिस्ट्रेशन नंबरों के रिकॉर्ड भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। एक रास्ता मिला था, वो भी बंद हो गया। रास्ते और भी खुलेंगे, मगर खुली आंखों को बंद करने के बाद। सिर को सीट की पुश्त से टिकाओ और जहां पर सोचना बंद किया था वहां से आगे सोचना शुरू करो। अंधेरा, सड़क पर एक्सीडेंट, पलटी पड़ी कार, दिखाई पड़ता कार का नंबर। आगे आगे बताओ। राम अपना टोप और काला चश्मा उठा रहा है। दूर से टैक्सी आ रही है, उसकी हेडलाइट्स चमक रही है। राम उस टैक्सी की ओर देख रहा है। वो टैक्सी को रोकने के लिए आवाज लगाता है, टैक्सी। सड़क के आसपास का माहौल देखो, शायद तुम्हें पता लगे कि वो किस स्थान का दृश्य है। शायद कोई सूचना बोर्ड लगा हो, कोई निशानी, कोई और ऐसी चीज जो उस जगह की पहचान कराती हो। वहां बहुत सारे कबूतर उड़ रहे हैं, इनकी तादाद बहुत सारी है। शायद ये टैक्सी के शोर से उड़े हैं। टैक्सी एक चौराहे की ओर से आ रही है। कबूतर, बहुत सारे कबूतर, चौराहा। ओह रुको, आंखें खोलो। दिल्ली में एक ही ऐसी जगह है जो शायद 25 वर्षों में भी नहीं बदली। दिल्ली गेट पर स्थित ये कबूतरगाह, जहां सैकड़ों हजारों कबूतर रोजाना आकर दाना चुगते हैं। कभी किसी समय यहाँ के ऑफिसों में काम करने वाले लोग लंच के समय बचा लंच कबूतरों को डाला करते थे। धीरे धीरे यहाँ कबूतरों का जमावाड़ा बढ़ने लगा और कुछ बेरोजगारों ने यहाँ कबूतरों का दाना बेचने का रोजगार शुरू कर दिया। अगर ये वही जगह है जहाँ की राम की कार पर गोलियां चलाई गई थी और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, तो संबंधित थाने में इस बात की एफआईआर जरूर दर्ज होगी। एक मिनट विवेक, एक मिनट, क्या हुआ? इस कार को देखो, देखो इसकी बॉडी में गोलियों के निशान। ये वही कार है विवेक, राम की वही कार जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ओह हाँ, इसका नंबर भी वही है। कार का यहां होना इस बात को साबित करता है कि मेरा सपना वास्तविकता से दूर नहीं है। ये कार यहां कब से है? 26 साल से। आज तक कोई इसे क्लेम करने नहीं आया। अगर आया होता तो ये यहां ना होती। मगर बात क्या है? 26 साल पुराना रिकॉर्ड यहां से निकालना भी मुश्किल काम है। शुक्र ये है कि हमें यहां नाउमीदी नहीं मिली। रिकॉर्ड ढूंढने की मेहनत तो हम कर देंगे। 6 घंटे की अथक कोशिशों के बाद फाइल मिल गई। इस फाइल के मुताबिक उस कार दुर्घटना में राम के माता पिता की मौत तुरंत हो गई थी और राम कोमा में चला गया था। उसकी मौत 1 साल बाद हुई थी। हाँ, ऐसा ही हुआ था, क्योंकि मेरे सपने में राम जब घर पहुंचता है तो वहां दरवाजा उसके माता पिता खोलते हैं और वो, इसका मतलब मैं सिर्फ राम की ही नहीं बल्कि उसके माता पिता की मौत का भी जिम्मेदार हूं। 3 हत्याओं का दोषी। बकवास मत करो, अभी यह साबित नहीं हुआ है कि तुमने हत्याएं की हैं अथवा नहीं। इस नंबर की कार का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस फाइल के मुताबिक ये बंगला राम का है। ये तो वही बंगला है, मेरे सपने वाला। लेकिन बंगले पर किसी और की नेम प्लेट लगी है, बीरेंद्र हलमानी, सी 1200 जनकपुरी, नई दिल्ली 58। मुझे यहां मंजली और अंजलि के होने की उम्मीद थी। शायद मंजली ने दूसरी शादी कर ली हो। आओ अंदर चलकर पता करते हैं। अंजलि अब 30 की उम्र को पार कर चुकी होगी और राम की पत्नी मंजली शायद 50 को।
सेठ बीरेंद्र हलमानी, मैंने यह बंगला मंजली से ही खरीदा था। ये रहे बंगले के खरीद के कागजात। ये कागजात राम के मौत के ठीक 7 दिन बाद के हैं। ये कैसे मुमकिन है कि मंजली अगले ही सप्ताह अपनी जायदाद बेच दे? क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त मंजली और अंजलि कहाँ होगी? मंजली के बारे में तो मुझे पता लगा था कि वो पागल खाने में है। हाँ, ये मंजली ही है, लेकिन ये पागल खाने में। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ राम। आज अंजलि का बर्थडे है और तुम आज भी लेट हो गए। बोलो कब आओगे? मुझे पता चला है डॉक्टर शशांक कि ये केस 25 वर्षों से आपके ही पास है। क्या मैं मंजली के पागलपन की वजह जान सकता हूँ? हाँ, इसके पति की मौत। मंजली की एक बेटी थी अंजलि, वो कहाँ पर है? अखबारों में पढ़ा था कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया था, फिर उसका कोई पता नहीं चला। हमें थाने जाकर ये पता करना होगा कि ये किडनैप कब हुआ था। जल्दी। ये किडनैप मिस्टर राम की मौत के ठीक तीसरे ही दिन हो गया था और उस वक्त थाना इंचार्ज थे इंस्पेक्टर अशोक यादव, जो आज डीसीपी बन चुके हैं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि किडनैपिंग के इस केस में कितनी फिरौती मांगी गई थी और मांगने वाला कौन था? यही तो हैरानी है इंस्पेक्टर विवेक कि इस केस में फिरौती नहीं मांगी गई थी। शायद इसलिए हम किडनैपर तक नहीं पहुंच सके। बाद में यही मान लिया गया कि उसने अंजलि की हत्या करके लाश को ठिकाने लगा दिया गया होगा और केस की फाइल बंद कर दी गई। लेकिन तुम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? क्योंकि एक केस उस वक्त दुनिया की अदालत में अनसुलझा रह गया था सर, और ये केस कुदरत की अदालत में आज तक अनसुलझा पड़ा है। इस केस को सॉल्व करना जरूरी है सर। मुझे शक है सर कि फिरौती ले ली गई थी। क्या मतलब? 26 साल बाद तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि फिरौती ले ली गई थी? फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि फिरौती किसने ली थी। शायद सेठ बीरेंद्र हलमानी ने। क्या बकते हो? मैं उसे जानता हूं, वो मेरा अच्छा दोस्त है। सर, शायद वो फिरौती मिस्टर राम के बंगले के रूप में मंजली के हस्ताक्षर के रूप में ले ली गई हो। उसके बाद भी जब मंजली को उसकी बेटी लौटाई नहीं गई हो तो वो पागल हो गई, या शायद पागल कर दी गई। अंजलि भी शायद इसलिए नहीं लौटाई गई हो क्योंकि अंजलि अपने अपहरणकर्ताओं को पहचान चुकी थी और उन्हें जेल की हवा खिला सकती थी। तुम अनाप शनाप बके जा रहे हो और 26 साल बाद इन सब बातों का क्या औचित्य? घुलो। हम ये बात साबित नहीं कर सकते कि ऐसा ही हुआ होगा। सर, किसी भी अपराध की जड़ तभी कटती है जब अपराधी को उसके अपराध की सजा मिल जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। अपराधी को सजा नहीं मिली, अपराध की जड़ें नहीं कटी और मैं उन्हीं जड़ों को काटने के लिए निकला हूँ। मुझे अंजलि के किडनैपर्स तक पहुंचना है क्योंकि वही लोग मिस्टर राम और उसके माता पिता की हत्याओं के भी जिम्मेदार हो सकते हैं। इनके हत्याओं का जिम्मेदार अतुल बघावन था जिसने खुदकुशी कर ली थी। मुझे अतुल बघावन का पता चाहिए सर। इसका मतलब राम के बगल में लेटी वो लाश अतुल बघावन की थी। इंस्पेक्टर विवेक राजन के साथ बाहर आ गया। देखा इंस्पेक्टर विवेक, देखा इंस्पेक्टर विवेक, साबित हो गया कि सभी सपने वास्तविकता से परे नहीं होते। मैं जानता था कि बार बार आने वाले इन सपनों के पीछे कोई बड़ा कारण है। किसी की आहें मेरा पीछा कर रही है। शायद मंजली की आहें, शायद राम की भटकती रूह की आहें, शायद उस मासूम अंजलि की आहें, जिन्हें हो सकता है कि मेरे ही नापाक हाथों ने मार डाला हो। रिलैक्स राजन, रिलैक्स। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में ऐसा ही हुआ है तो वो हाथ तुम्हारे नहीं थे, वो एक क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति के हाथ थे। फिर हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, हकीकत को सामने आने दो। क्या पता हकीकत क्या है। अब तुम कहां जा रहे हो? खुद ही देख लो। ओह गॉड, ये तो मेरा घर है। तुम्हारा नहीं,
तुम्हारा नहीं राजन, अतुल का, तुम्हारे पूर्व जन्म का घर। आओ, लेकिन ध्यान रहे, अंदर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं। उन्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की बातों का पता नहीं चलना चाहिए। उन्हें तुम अपना चेहरा नहीं दिखाना। तुम्हारी तस्वीर मैंने पुलिस रिकॉर्ड में देखी है, उसमें और तुम्हारी मौजूदा शक्ल में कोई अंतर है। सबसे बड़ा फर्क मूंछों का है। तुम पहले जन्म में मूछें नहीं रखते थे, फिर भी तुम मेरे पीछे रहना। डिंग डोंग, दरवाजा खुला। क्या आप अतुल के माता पिता हैं? जी हाँ। लेकिन आप? अब तो अतुल की केस फाइल बंद हुए 25 बरस हो चुके हैं। बेटा, अब क्या पूछने आए हो? माँ बाप के दिल से क्या पूछते हो? वो तो जानते हैं कि उनका अतुल निर्दोष है, उसे फंसाया गया है, उसकी हत्या की गई है। बूढ़े माँ बाप से उनका इकलौता सहारा छीनने वालों को भगवान माफ नहीं करेगा, उन्हें सजा भगवान देगा। ये एक माँ का शाप है बेटा। मैं आपके बेटे के हत्यारों को सजा दिलवाऊंगा माँ जी। किन लोगों पर शक है आपको अपने बेटे की हत्या का? ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने एक दोस्त पर दोस्त की हत्या का इल्जाम लगाया, जैसे बीरेंद्र हलमानी, डॉक्टर शशांक, इंस्पेक्टर अशोक यादव। प्लीज मुझे पूरी बात बताएं। मेरा बेटा अतुल, उसका दोस्त राम और वो तीनों एक एनजीओ के कर्ता धर्ता थे। लोग हमारे काम से खुश होकर हमारी संस्था को खुलकर दान दे रहे हैं। ये दान 5 करोड़ तक जा पहुंचा है। मैं चाहता हूं राम कि हम अनाथ बच्चों के लिए देश भर में कई और भी अनाथालय बनवाएं। मैं खुद यही सोच रहा था। उस दिन राम अपनी बेटी अंजलि के साथ हमारे पास आया था 5 करोड़ की रकम को लेकर। उन तीनों की नीयत में खोट था, ऐसी शंका राम ने व्यक्त की थी। आखिर वही हुआ। पूरे केस में कहीं भी उन 5 करोड़ रुपयों का जिक्र नहीं हुआ। हमने न सिर्फ अपना बेटा खोया, बल्कि उसके नाम पर लगे कत्ल के कलंक को भी झेल रहे हैं। ये कलंक धुलेगा, और बहुत जल्दी। अगर आज अतुल जिंदा होता तो उसके बूढ़े माँ बाप इतनी लाचारी भरी जिंदगी ना जी रहे होते। मौत तो कुदरत का नियम है राजन। जब भी कोई मरता है तो कई रिश्तों को अनाथ करके ही मरता है। यहाँ आकर हमें एक और नई बात पता चली है कि दरअसल तुम्हारा सपना, जिसे राम का हत्यारा साबित करने की चेष्टा कर रहा है, उसकी तो खुद ही हत्या हो जाने का संदेह है। यानी तुम्हारी राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के माता पिता को यह संदेह है कि पूर्व जन्म में तुम्हारी भी हत्या की गई थी, और तुम्हारी मौत को खुदकुशी साबित करके तुम्हें राम की हत्या के आरोप में फंसा दिया गया था। सारी खुली कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही हैं। इसका मतलब राम की कार पर गोलियां हलमानी, अशोक यादव और डॉक्टर शशांक ने चलाई या चलवाई। अंजलि को किडनैप किया, फिरौती में मंजली से साइन ले लिए गए, जिससे 25 लाख की कीमत का बंगला भी उन्हें मिल गया। अंजलि को खत्म कर दिया गया क्योंकि वो हत्यारे का भेद खोल सकती थी। मंजली को डॉक्टर शशांक के साथ मिलकर पागल करार दे दिया गया। कानूनी रूप से सब घटनाओं पर पर्दा पड़ रहा क्योंकि उनका साथ दे रहा था इंस्पेक्टर अशोक यादव। मगर ये बात गले नहीं उतर रही कि 5 करोड़ का मालिक होते हुए भी उन लोगों ने सिर्फ 25 लाख के बंगले के लिए अंजलि का अपहरण किया। और राम पर गोलियां चलाने वालों में मैं भी था या नहीं, ये कैसे पता लगे? मैंने आत्महत्या किन परिस्थितियों में की, इसका पता भी अभी नहीं चलेगा। हत्यारे खुद बताएंगे। और अब ये गोली हमारी इन्वेस्टिगेशन से हत्यारों के दिलों में हुई खलबली को सिद्ध कर रही है। गोली चलाने वाला जो भी है, ये हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। वो ओवरब्रिज के ऊपर से गोलियां चला रहा है। हमारी जीप ओवरब्रिज के पार निकलेगी तो वो दूसरी तरफ से भी हम पर गोलियां चलाएगा। धाड़! हमने जीप को ओवरब्रिज के नीचे ही छोड़ दिया है। क्योंकि हमें तेरी गोलियां नहीं, तू चाहिए। पुलिस की 3rd डिग्री की मार के बाद उसने बक दिया है कि उसे डीसीपी अशोक यादव ने भेजा था। हमें 26 साल पहले हुए गुनाहों की तफ्तीश करते देखकर उन्हें डर हो गया होगा कि हम उन्हें फंसवा सकते हैं। हलमानी, अशोक यादव और डॉक्टर शशांक
इस सारी खूनी कहानी के सूत्रधार वो तीनों ही हैं। इस कहानी में तुम्हारा रोल क्या था ये भी वो तीनों ही बता सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उनके उन गुनाहों को साबित करने के लिए अभी भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। तुमने एक संदेश जाहिर किया था राजन कि 5 करोड़ रुपए जब उनके पास थे तो फिर सिर्फ 25 लाख रुपयों के बंगले के लिए उन्होंने अंजलि को किडनैप क्यों किया? हाँ, सपने में तुमने अंजलि को किस अवस्था में देखा था? वो नोटों की गड़िया अपने पिता राम की ओर बढ़ा रही थी। ओह यस, ये हो सकता है राजन, ये हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पहले जीप में बैठो, फिर समझाता हूं। दरअसल अंजलि का किडनैप 25 लाख के बंगले के लिए नहीं, बल्कि उन 5 करोड़ रुपयों के लिए किया गया था। क्या मतलब? उसके पास 5 करोड़ रुपए कहां से आए? राम की हत्या हुई उन 5 करोड़ रुपयों के लिए, जिसका पता शायद अंजलि को था। जब हत्या के बाद रुपए हत्यारों के हाथ नहीं लगे तो उन्होंने अंजलि को किडनैप किया ताकि वो उससे रुपयों की जानकारी ले सकें। लेकिन मुझे लगता है कि रुपए तब भी उनके हाथ नहीं लगे। खींचकर उन्होंने अंजलि का कत्ल कर दिया और लाश को वहीं दफना दिया। लाश का भेद ना खुल जाए इसलिए बंगले को भी फिरौती की रकम के रूप में अपने नाम करवा लिया गया। तुम्हें सपने में अंजलि रुपए राम को देती हुई दिखी, जो इस बात का सबूत है कि अंजलि वो रुपए आज भी राम को देना चाहती है। हाँ, मेरे अनुमान से अंजलि की लाश राम के बंगले में ही दफन हो सकती है। हेलो कंट्रोल रूम, मैं इंस्पेक्टर विवेक बोल रहा हूँ। मेरी कमिश्नर से तुरंत बात कराओ। इंस्पेक्टर विवेक ने जीप को सेठ हलमानी के बंगले पर पहुंचकर रोका। कमिश्नर की विशेष परमिशन के आगे सेठ हलमानी इंस्पेक्टर विवेक को बंगले की तलाशी लेने से रोक ना सका। हमने एक आदमी को पकड़ा है, उससे 10 पैकेट हेरोइन जब्त हुई है। उससे हमें खबर मिली है कि मिस्टर हलमानी कि वो आपके लिए काम करता है। हमें आपके बंगले की तलाशी लेनी होगी। इंस्पेक्टर विवेक को तलाशी के लिए झूठ बोलना पड़ा था। अच्छी तरह से तलाश करो, देखो शायद कोई तहखाना भी हो। सर, तलाशी में कुछ नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं कि तुम निर्दोष हो। बहुत जल्दी तुम्हारी गर्दन फांसी के फंदे में होगी। मुझे पता है कि अंजलि की लाश को तुमने इसी बंगले में कहीं दबाया है। राजन, छोड़ो उसे, ये क्या बकवास है? मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा इंस्पेक्टर। चलो चलो यहां से। हेलो यादव, मैंने तुम्हें कहा था कि उसे वहां मत दफनाओ, पर उस वक्त तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अपनी और डॉक्टर शशांक की गर्दनें फांसी के फंदों से बचाना चाहते हो तो फौरन यहां पहुंचो, जल्दी। इस बंगले में उस लाश का रहना खतरे से खाली नहीं। शायद इंस्पेक्टर विवेक लाश ढूंढने के लिए कुत्तों की मदद ले। हम सब मारे जाएंगे, उसे निकालना होगा। 5 करोड़ भी नहीं मिले और ये मुसीबत भी गले पड़ गई। हलमानी, इसके जिम्मेदार तुम हो। 5 करोड़ तो अतुल के कारण नहीं मिले। अंजलि ने रुपयों के बारे में बता दिया था। रुपए बरामद होने के बाद हमने अतुल को ही उन्हें ठिकाने लगाने के लिए सौंप दिए थे, लेकिन उस कमबख्त पर आत्मग्लानि का भूत चढ़ गया और उसने रुपयों का पता बताए बगैर आत्महत्या कर ली। मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो राम का दोस्त है, उसे इस प्लानिंग में शामिल मत करो। मैं तो अंजलि की भी हत्या के खिलाफ था। अंजलि को जिंदा छोड़ते तो वो हमारी पहचान पुलिस को बता देती। उसे तो खत्म करना जरूरी था, लेकिन अब जो करना है वो जल्दी करो। लाश के अवशेष बचे होंगे, उन्हें या तो जला दो या गटर में बहा दो। ठक। आज ये साबित हो गया कि गुनाह सिर चढ़कर बोलता है और अपराधी को उसकी सजा के मुकाम तक पहुंचाकर ही दम लेता है। सेठ हलमानी, तलाशी के बहाने मैंने तुम्हारे कोट में एक ट्रांसमीटर छिपा दिया था। उसी से मुझे पता लगा कि तुम लोग अंजलि की लाश को ठिकाने लगाने वाले हो। तुम्हारी आवाज सुनते ही मैं तुम्हें पहचान गया था। उफ, शैतानियत ने उस समय तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन आज कुदरत तुम्हारा साथ नहीं देगी। धर धर, बचो राजन। तुम्हारे गुनाह सबूतों सहित तुम्हारे सामने है।
मैं तुम्हें यहाँ से तभी बाहर निकालूंगा जब तुम सारी हकीकत मुझे बयान करोगे। हलमानी ने बताया, हाँ, उस गुनाह में हम चारों शामिल थे, हमारे अलावा अतुल भगावान। राम की कार पर गोलियां हमने चलाई थी, लेकिन अतुल अंजलि की हत्या में शामिल नहीं था। उसकी मौत के बाद अपने गुनाह के प्रायश्चित में उसने आत्महत्या कर ली थी। 5 करोड़ रुपया उसने कहीं छिपा दिया था। ओह, यही वो 5 करोड़ रुपया। अतुल ने इस पुरानी लाइब्रेरी में उसे छिपा दिया था। इसका मतलब मैं भी हत्या में शामिल था। तुम कौन हो? अतुल भगावान, जो आज राजन के रूप में पैदा हुआ है, वही अतुल जिस पर तुमने राम की हत्या का आरोप लगा दिया था। इन तीनों के साथ तुम्हें मुझे भी गिरफ्तार करना होगा इंस्पेक्टर विवेक। गिरफ्तार सिर्फ तुम ही होगे, क्योंकि अभी भी हमारे खिलाफ तुम्हारे इंस्पेक्टर के पास कोई सबूत नहीं है। कुदरत ने जब मुझे यहां तक पहुंचाया तो कोई सबूत भी पैदा होगा। अंजलि के कंकाल के पेट में प्लास्टिक की एक छोटी सी पुड़िया कैसी है? इसमें कोई कागज बंद है। उस कागज के पुर्जे को पढ़ते ही सबूत मिल गया हत्यारों। इसमें मरने से पहले अंजलि ने लिखा है कि तुम तीनों ही उसके हत्यारे हो, जो फिलहाल उसे मरा समझकर छोड़ गए थे। इस रहस्य को वो बड़ी अक्लमंदी से एक कागज में लिखकर उसे प्लास्टिक में लपेटकर निकल गई थी, ताकि जब उसकी लाश का पोस्टमार्टम हो तो वो कागज पुलिस के हाथ लग जाए। फिर कोर्ट में अभियुक्त हलमानी, डॉक्टर शशांक और अशोक यादव को यह अदालत फांसी की सजा सुनाती है। और एक बड़ी विचित्र स्थिति में राजन को बाइज्जत बरी करती है, क्योंकि कत्ल से उसका संबंध पूर्व जन्म में था, जिसकी सजा आत्महत्या करके उसने खुद को दे दी थी। यह अदालत उस जन्म में किए गए गुनाह का कसूरवार उसे इस जन्म में नहीं मानती। कोर्ट का फैसला सही है। दरअसल ये कहानी तुम्हें हत्यारा सिद्ध करने के लिए पैदा नहीं हुई। ये कहानी असली हत्यारों को सजा दिलवाने के लिए तुम्हारे सपनों में पैदा हुई। एक और दर्दनाक खबर मिली सर, पागलखानों में मंजली की मौत हो गई। उसके पास ये तस्वीर थी जिसे मैं यहाँ ले आया हूँ। ये राम की तस्वीर होगी, जिसे वो हमेशा अपने सीने से लगाए रखती थी। लेकिन उस इंस्पेक्टर को देखते ही इंस्पेक्टर विवेक स्तब्ध खड़ा रह गया। ये तो हूबहू मैं हूँ, यानी कि पिछले जन्म का राम और इस जन्म का विवेक। उफ, कुदरत के खेल निराले हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।